हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 45 डेज स्ट्रेटजी फॉर IBPS SO लॉ मेंस। तो एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ऑलमोस्ट हम लोग 15 डेज क्रॉस कर चुके हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि इसमें आपने एटलीस्ट कुछ तो पढ़ा होगा। मतलब आप ये 15 दिन खाली नहीं बैठे होंगे, आप लोगों ने जो भी आपके ऑलरेडी कवर्ड एरियाज़ हैं लॉ के उनको रिवाइज़ किया होगा या कुछ नया पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे अब मैं आगे डिस्कस करूंगा कि क्या आगे हमें करना चाहिए। अगर आप मेरा PDF कोर्स या बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी होती है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे कितने एक्ट्स हैं जो कि हमको कवर करने हैं। और देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना आप लोगों ने कंटेंट ऑलरेडी देख रखा होगा कि आपको पता होगा शायद कि किस एक्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा जिससे कि आपको फर्दर कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैंने जितने भी एक्ट्स हैं, आप मान के चलिए आपको अराउंड 40 एक्ट्स के आसपास कवर करना होता है। मैंने उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। 1 बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड थोड़ा सा कम, थर्ड उससे भी कम, लेकिन पढ़ना सब है। ठीक है, मतलब आउट ऑफ दीज 3 कैटेगरीज मैंने आपको इंपॉर्टेंस के हिसाब से वहां पर बांट दिया है, बट पढ़ना सब कुछ है आपको। सबसे पहले आता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, RTI हो गया, ओम्बड्समैन स्कीम हो गई नई वाली, पुरानी वाली मत पढ़िएगा। ठीक है, रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट, इसका नाम चेंज हो चुका है। ये जो हम लोग का पहले RDDBFI हुआ करता था वो अब हो गया है RDB एक्ट। ठीक है, प्रोविजंस में चेंजेस नहीं है, बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, IBC है, कॉन्ट्रैक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन है हमारा, सरफेसी और उसके रूल्स हैं, TPA लिमिटेशन, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये जो 17 एक्ट्स मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आउट ऑफ दोज 40 एक्ट्स। ठीक है, मतलब अगर आप पढ़ना स्टार्ट करिए, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले कैटेगरी 1 पढ़िए, उसके बाद 2 पढ़िए, उसके बाद 3 पढ़िए। ठीक है, तो होगा क्या, जब आप 1 पढ़ेंगे यहां से आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं। 1 एंड 2 बोथ, इन दोनों को मिलाकर के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। 3 से मतलब अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा या आपके पास में टाइम नहीं बचा, किसी वजह से आप नहीं पढ़ पाए, तो वहां से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। तो रिस्क फैक्टर जो है वो आपका धीरे धीरे घटता जाएगा जैसे जैसे आप कैटेगरीज को कवर करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी 2 है हमारी, इसको आप कैटेगरी 1 फिनिश करने के बाद कर सकते हैं। IT एक्ट, RBI एक्ट, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। कंपनीज एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन स्टैंप एक्ट, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा CPC प्लस ऑर्डर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं वो भी, SRA, सोगा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जिसको हम लोग रेरा बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट रिसेंटली देखा गया है कि सिक्योरिटीज़ लॉज से भी क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो है आपका टॉर्ट्स, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट, यहाँ पर 2 एक्ट हैं, ये आपका कवर करता है जो 2 स्टेजेस में आपके नेशनलाइजेशन हुए थे बैंक्स के, उनको। और उसके बाद में है DPDP एक्ट, BSA, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, कंपटीशन एक्ट, BNS एंड BNSS। ठीक है, तो ये सारे कुछ एक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। इसमें से कोई भी छोड़ने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग एक बार गो थ्रू करिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जरूर देखिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये भाई इनमें हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहली चीज जो है, मैं सबको ये बोलता हूं, एवरीथिंग वॉट एवर वॉज इंपॉर्टेंट इन ग्रेजुएशन, आपका ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जो भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग देखो सब कुछ नहीं पढ़ते थे ग्रेजुएशन में भी, कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग स्किप करते थे, यहाँ पे भी हम लोग स्किप कर सकते हैं। ठीक है,
और कोर लॉज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर लॉज मतलब आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट, हो गया टीपीए, हो गया लिमिटेशन, हो गया आपका आरटीआई, हो गया आपका एनआई एक्ट, हो गया आपका सीपीसी ले लीजिए, आप एविडेंस ले लीजिए अपना। सीआरपीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस तो आपको देखने ही पड़ेंगे। तो ये कुछ जो कोर लॉज हैं वो जो हमने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे जो जो प्रोविजंस पढ़े थे वो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके अलावा किन किन चीज़ों पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, डेफिनेशन वाले पार्ट पे। अब अच्छा, डेफिनेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं सेक्शन 2 या 3 में जो डेफिनेशन क्लॉजेज हैं सिर्फ वो नहीं, पूरे एक्ट में अगर कहीं पे भी कुछ डिफाइन किया गया है दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अपलेट अथॉरिटी की बात कहीं पर है अगर, या किसी कमिटी और उसके कॉम्पोजिशन की बात है, वो इंपॉर्टेंट है। वो सारे प्रोविजंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं पर अगर अपील का टाइम फ्रेम दिया हुआ है या कोई लिमिटेशन पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है वो इंपॉर्टेंट है। पेनाल्टीज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं इंपॉर्टेंट हैं। एनी स्पेशल सेक्शन, अगर कोई एक स्पेशल सेक्शन मेंशन है जो किसी एक प्रोविजन को डिफाइन कर रहा है या उसके बारे में बता रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सेक्शन विच इंट्रोड्यूसेस समथिंग न्यू, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फीस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं इंपॉर्टेंट हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू बैंकिंग जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मतलब कि आपका लियन हो गया, आपका प्लेज हो गया, आपका मॉर्टगेज हो गया, उसके बाद में गारंटी, इंडेमनिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे प्रोविजंस जो कि कॉइन्स, करेंसी, ये सारी चीज़ों से डील करते हैं, बैंक नोट्स, इनसे डील करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना प्रूडेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बैंकिंग में रेलेवेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रेलेवेंट हैं। कोई ऐसा सेक्शन जो कि किसी प्रोसीजर को डिफाइन करता है, किसी प्रोसेस को डिफाइन करता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे एक्ट्स जो कि इन न्यूज़ हैं, करंटली पास्ट 4-5 मंथ्स में, 6 मंथ्स में न्यूज़ में रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैगजीन्स भी पूछे जाते हैं, जितने आप कवर कर सकते हैं एक्ट्स को पढ़ते हुए वो आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसको फोर्स नहीं करूँगा कि आप अननेसेसरी नंबर ऑफ मैगजीन्स जो हैं उनको पढ़िए, रटिए। जितने आप ये एक्ट्स और ये सेक्शंस रिवाइज या पढ़ते समय आप गो थ्रू करेंगे उतना ही सफिशिएंट है। सेक्शन नंबर्स ऑफ दीज प्रोविजंस, जो भी आप ये ऊपर अभी पढ़ेंगे, इन सभी के सेक्शन नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेरी मुझे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि सेक्शन नंबर्स हम कौन कौन से सेक्शंस के याद करें, क्या सब याद करने? नहीं, प्रोविजंस आपको बहुत पढ़ने पड़ेंगे, बट सेक्शन नंबर्स जनरली इन एरियाज के, ठीक है। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा यहां तक। इतना जो है ये आप लोग खुद जानते थे। अब प्रॉब्लम आती है जो चीज़ में आपको कंफ्यूजन है कि भाई मेरे पास पढ़ने के लिए सब कुछ है, मेरे पास स्टडी मटेरियल है, एमसीक्यूज है, लेकिन एक स्टेज के बाद में क्या होता है, स्टैग्नेंट हो जाता है सब कुछ। आपको आगे समझ में नहीं आएगा क्या करूं क्या ना करूं मैं। आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि जितना पढ़ा है वो तो आप भूल रहे हो, आगे कैसे पढ़ो, ठीक है। वहां पर मुझे ऐसा लगता है मेरा रोल आता है कि मैं आपको कुछ गाइडेंस दे सकूं। अच्छा, सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं वो होता है मॉक्स। मॉक्स को अर्ली स्टेजेस पे ही यूज करने लगते हैं, जो कि सबसे गलत अप्रोच है। अनटिल एंड अनलेस आपके एक्ट्स, जो भी 40 नंबर ऑफ एक्ट्स हैं, वो पूरे रिवाइज्ड नहीं हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं हैं, आप डायरेक्टली मॉक्स पर मत जाओ, ठीक है। अप्रोच जो होना चाहिए आपका वो होना चाहिए नैरो डाउन अप्रोच। आप ज़्यादा पढ़ोगे, फिर उसके बाद में थोड़ा कम चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन करेंगी, उसको आप रिवाइज करोगे, उसके बाद में आप मॉक्स दोगे, ठीक है। मतलब आपका जो पढ़ने का तरीका है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, डाउनवर्ड ट्रायंगल का, ठीक। बट जब आप इनिशियली मॉक्स को फॉलो करने लग जाते हो तो होता क्या है, आप इतनी चीज़ें से पढ़ते हो, फिर उसके बाद में और एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करते हो, फिर उसके बाद में बैरैक उठाओगे, ये होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, आप इस स्टेज पे आकर के ना इतना सब कुछ रिटेन ही नहीं कर पाओगे। ये मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। आप 40 एक्स पढ़ोगे, ऑन एन एवरेज अगर हम देख करके चलो तो 150 मान के चलते हैं हमारे नंबर ऑफ सेक्शंस हैं अगर, तो आप इतने सारे सेक्शंस याद कैसे करोगे?
इसीलिए आपको नैरो डाउन अप्रोच पे फोकस करना है। बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे, उसमें से कुछ रिलेवेंट हम लोग रिटेन करेंगे, उसमें से भी कुछ चीज़ें फिर हम लोग मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये जो जिस्ट है ना, यही आपका एग्जाम में हेल्प करेगा और इतनी चीज़ें रिटेन करना बहुत ईजी होता है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं रहेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, फुल प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं, मतलब कि पूरे बेयर एक्ट आपको एक बार गो थ्रू तो करना ही है। उसमें आप बेयर एक्ट फॉर सेल्फ स्टडी ले सकते हैं एंड रिसर्च पर्पस के लिए बेयर एक्ट ही सबसे अच्छा है। इसके बाहर का आप कुछ भी मत पढ़िए, कोई भी गाइड कुछ भी नहीं पढ़िए। बट एक स्टेज के बाद में क्या होगा, आप सारे बेयर एक्ट पढ़ेंगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप ये देखेंगे कि रिलेवेंट मटेरियल क्या है वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में बेयर एक्ट जरूर गो थ्रू करिए। नेक्स्ट, सिलेक्टिव मटेरियल आप कोर्सेज या बुक्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। स्टेज नंबर 1 एंड स्टेज नंबर 2 जो है, ये आप, अगर आपके पास में टाइम है, आपने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर रखा है, तो दोनों को आप यूज में ला सकते हैं। अदरवाइज 1 को स्किप करके डायरेक्ट 2 पे आइए और साथ साथ में बेयर एक्ट भी पढ़ते जाइए इसके साथ, ठीक है। तो सिलेक्टिव मटेरियल आपको पढ़ना है, मतलब जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि क्या क्या चीज़ें किसी एक एक्ट में इंपॉर्टेंट होती हैं, वो अगर आपको कोई बुक, कोई नोट्स, कोई कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको पढ़िए, प्लस साथ साथ में आप बेयर एक्ट भी गो थ्रू करते जाइए। ये बेस्ट अप्रोच होगा अभी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। उसके बाद में आता है हमारा रिवीजन। रिवीजन के लिए मैं कहूँगा कि 2 स्टेजेस होते हैं। पहला है, जिस सोर्स से आपने पढ़ा, ये जो नंबर 2 पे था, उससे आप एक बार रिवाइज करिए। सेकंड है, फिर आप MCQ के थ्रू रिवाइज करिए। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर 14 तारीख है, मैं आज अगर NI एक्ट पढ़ता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, जिस सोर्स से मैंने NI एक्ट पढ़ा, मेरा जब NI एक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, मैं अगेन उससे रिवीजन करूंगा और उसके बाद में जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसके MCQs लगाऊंगा। ध्यान रहे, मॉक्स नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं MCQs। MCQs आप कहां से ले सकते हैं? सबसे बेस्ट तो होगा कि आप जुडिशरी के कोई बुक ले लीजिए, वहां से MCQs प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज आपको YouTube में भी सफिशिएंट नंबर ऑफ MCQs जो हैं वो मिल जाएंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा, बहुत पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे आप, अदरवाइज अगर किसी एक्ट में कोई नया अमेंडमेंट आया तो वो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। आपने 4-5 एक्ट पढ़ लिए, सेम सोर्स से आप रिवीजन करिए, उसके बाद में आप MCQ सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, रिवीजन भी हो गया आपका और एक बार आपने अपने आप को टेस्ट भी कर लिया कि जितना पढ़ा है वो रिटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। आप अगर डायरेक्टली पढ़ने के बाद में मॉक्स में चले जाएंगे, मॉक्स में देखिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आप उस लिमिटेड नंबर ऑफ नॉलेज को लेकर के फाइनल एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद में लास्ट स्टेज, जैसा मैंने अभी बताया, दैट इज मॉक्स। प्रैक्टिस करना है। मॉक्स कभी भी आपका स्टडी सोर्स नहीं हो सकता है, वो हमेशा आपका प्रैक्टिस सोर्स होगा। मॉक्स के थ्रू आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि जितना अभी तक आपने पढ़ा है वो अगर आपको शफल करके क्वेश्चंस दे दिए जाएं, डिफरेंट एक्ट से मिला करके क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, तो आप जो आपने पढ़ा है वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर मॉक्स का रोल आता है। अदरवाइज प्रिपरेशन के स्टेज में सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट या स्टडी मटेरियल जो भी आपने लिया है और रिवीजन थ्रू MCQs ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आई होप मैं आपको एक रोड मैप दे पाया हूंगा कि अब आपको आगे क्या करना है। एक चीज मैं यहां पर और डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं डिस्कस करूंगा, वो है मैं आपको एक टाइमलाइन दे देता हूं, ठीक है। मैं आपको टाइमलाइन देता हूं कि अब हमें इस मंथ में जो 15 डेज हैं उसमें क्या करना है एंड नेक्स्ट मंथ में जो ऑलमोस्ट 30 डेज हैं उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास में 40 नंबर ऑफ एक्ट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं। अब आप डायरेक्टली बेयर एक्ट से नहीं पढ़ सकते, आप उसमें से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस निकालेंगे, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बेयर एक्ट इस स्टेज में डायरेक्टली बेयर एक्ट जो है वो स्किप कर देना है, ठीक। मुझे क्या करना है, बेयर एक्ट यूज करना है बट थोड़ा स्ट्रेटेजिक वे में। मैं क्या करूंगा, ये जो इस मंथ के 15 डेज हैं प्लस अपकमिंग मंथ के जो 15 डेज हैं, मतलब टोटल 30 डेज, इसमें मैं किसी कोर्स, बुक, इनकी हेल्प के थ्रू प्लस
बेयर एक्ट साथ में कैरी करते हुए अब मैं ये 40 एक्ट्स एज पर कैटेगरी जो कि मैंने मेंशन की है मैं उनको कवर करूंगा। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एक्ट को कितना टाइम दे रहे हैं। मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया, 30 डेज में 40 एक्ट्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, कुछ कुछ एक्ट्स इतने ज़्यादा छोटे हैं कि आपको उनको सेम डे पढ़ करके, सेम डे रिवाइज करके और सेम डे आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक, बस एक चीज़ का ध्यान देना होगा, आपने जितना भी पढ़ा है उसको हर वीकली बेसिस पे एमसीक्यूज के थ्रू ज़रूर रिवाइज करना है। ये एक चीज़ हो गई। अब रेस्ट जो मेरा 15 डेज बचता है लास्ट में, सेकेंड मंथ जो अपकमिंग मंथ है, उसमें मैं एमसीक्यू तो करूंगा ही, प्लस मॉक्स दूंगा। अब मैं तो क्या होगा, मेरा एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन होगा, मॉक्स के थ्रू मेरा टेस्ट होगा। ठीक है, यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। आपको जो अपकमिंग 30 डेज हैं आज के बाद से, उनका आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। वो आप कैसे करोगे? सेम चीज, कैटेगरी वाइज आप टारगेट सेट करो कि ये कैटेगरी मुझे अपकमिंग 10 डेज में कंप्लीट करनी है, ये कैटेगरी मुझे अपकमिंग नेक्स्ट 10 डेज में कंप्लीट करनी है, एंड थर्ड कैटेगरी आपको अपकमिंग 10 डेज में कंप्लीट करनी है। जाहिर सी बात है, हर एक कैटेगरी 10 डेज में नहीं कंप्लीट होगी, हो सकता है कुछ जल्दी हो जाए, कुछ लेट में हो। जैसे कि कैटेगरी 3 में प्रोसीजरल लॉज सारे भर दिए हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है आपको 13 डेज कंप्लीट करने में लगे या फिर 15 डेज कंप्लीट करने में लगे। वहीं पर कैटेगरी 2 जो है उसमें कम एक्ट्स हैं, कम नंबर ऑफ एक्ट्स हैं, वो हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक, कुछ लोग पूछेंगे मैं कितने घंटे पढूं, ये तो देखिए आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी क्या चीज कवर कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। एक चीज का ध्यान देना है, जैसे ही आपका कोई एक एक्ट कंप्लीट होता है उसको रिवाइज जरूर करना है, सेम सोर्स से, प्लस एमसीक्यू जरूर लगाने हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको एटलीस्ट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर सकूं हर एक एक्ट का। उम्मीद है मैं जल्द से जल्द आप लोग को एमसीक्यूज प्रोवाइड कर सकूंगा। तो आई होप कुछ मैंने आपको इंसाइट्स दिया होगा, उसको प्रिपेयर करवाने में थोड़ी सी हेल्प की होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके ये जो कैटेगरी 1, 2 एंड 3 के एक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएं, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स, पीडीएफ कोर्स या फिर बुक रिफर कर सकते हैं। दोनों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल है, आप प्रिंट करके अपने पास में रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपको बुक से पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप बुक भी परचेज कर सकते हैं। मेरी बुक जो है वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड नोशन प्रेस पर अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ पीडीएफ जो है वो है 1250 का। बुक जो है उस पर जो डिस्काउंट है वो वेरी करता रहता है, आप लिंक्स में जा करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है, नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए, मुझसे बात करिए। आई होप मैं आपको आज एक रोड मैप दे पाया हूँगा कि कैसे आपको आगे फर्दर प्रोग्रेस करना है अपनी इस जर्नी में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।